आधुनिक भारत के इस 19वें लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक आपने जो हमें स्नेह और प्यार दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी ही नहीं, बल्कि लगातार आपके उसी स्नेह और प्यार के कारण हम बेहतर से बेहतर लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आगे भी आपका स्नेह और प्यार जारी रहेगा। इसके अलावा हमारे अन्य जो विषय हैं, जो सामान्य हिंदी है, इसके अलावा जो यूपीपीसीएस विशेष है, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके भी वीडियो आप इसी तरीके से पसंद कर रहे होंगे, इसे हमें पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आइए आज हम ब्रिटिश भारत में अकाल पर चर्चा करते हैं। तो इसके पहले ही 2 लेक्चर्स में मैं लगातार ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियों की चर्चा कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने जैसे जैसे अपनी नीतियां लगाई, जैसे जैसे अपनी नीतियां थोपी भारतीयों पर, धीरे धीरे भारतीय समाज गरीब होता गया, दरिद्र बनता गया और अंततः इस दरिद्रता की जो पराकाष्ठा है वो अकाल के रूप में हमारे सामने आई। तो ब्रिटिश भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंपनी शासन के अधीन सत्ता रही, जो कि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से 1857 जो कि 1857 की क्रांति तक रही। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद ने छीन लिया और साम्राज्ञी यानी महारानी को सुपुर्द कर दिया। तो इस तरीके से ब्रिटिश भारत में अकाल को हम 2 संदर्भों में देख सकते हैं। एक कंपनी शासन के अधीन अकाल जो कि 1757 से 1857 तक था, और एक ब्रिटिश शासन के अधीन अकाल जो कि 1858 से 1947 तक था। तो 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक टोटल 190 वर्षों के अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में स्थानीय और बड़े अकालों की भरमार रही। यहाँ कंपनी शासन और ब्रिटिश शासन दोनों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी शासन के अधीन पहला अकाल पड़ा वो 1769-70 में पड़ा। तो पहला अकाल 1769-70 में पड़ा। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगभग 1/3 आबादी नष्ट हो गई। प्रतिक्रिया स्वरूप सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने कठोरतापूर्वक दबाया था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। किसमें किया है? अपने उपन्यास आनंद मठ में। तो पहला जो अकाल पड़ा उसी के विद्रोह स्वरूप सन्यासी विद्रोह बंगाल में दिखाई देता है। इसके बाद है 1781-82 में जो अकाल पड़ा, फिर 1784 में और 1792। इन तीनों अकालों में मद्रास और उत्तरी भारत में भयंकर सूखा पड़ा और काफ़ी क्षति पहुंची थी इन तीनों अकालों में। तो 1792 ईस्वी के पूर्व तक कंपनी ने न तो अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कोई प्रयास किया और न ही इस ओर ध्यान दिया। हाँ, 1792 में उसने कुछ सहायता कार्य अवश्य किए, लेकिन ये कार्य नाकाफी था। इसी संदर्भ में 1873 में उत्तर प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। सरकार ने इन अकालों के समय बिल्कुल पूरी तरीके से तटस्थता की नीति अपनाई। दिखावे के लिए ही उसने कुछ राहत कार्य किए, परंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं पड़ा। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन अकाल। तो इस दौरान अकालों की संख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1860-61 दिल्ली आगरा में भीषण अकाल पड़ा। इसमें लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1865-66 में उड़ीसा में 10 लाख लोग अकाल के कारण मारे गए। यह अकाल बंगाल, बिहार व मद्रास में भी आया, जहां पर लगभग 10 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1868-70 में राजपूताना व बुंदेलखंड में भी बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जहां पे लगभग 1 लाख लोग की जान गई। इसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण जब ये उस समय का अकाल था 1876-78 का, जब ब्रिटिश नुमाइंदे ब्रिटिश महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर रहे थे। तो 19वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल ये पड़ा था। संपूर्ण भारत इसकी जद में आया। लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। मैसूर में तो करीब 20% जनसंख्या को अपनी जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1876 में, जिसमें ब्रिटिश नुमाइंदे अपने समृद्ध व वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे तथा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी से सुशोभित किया गया। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1896-97। 1896-97 में भयंकर सूखा के चलते अकाल पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ जनता इससे प्रभावित हुई, लेकिन यह आंकड़ा 9 करोड़ से भी अधिक रहा।
उस लगभग 25 लाख लोग मारे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार। वरना अगर सही आंकड़े देखें तो इसकी संख्या कुछ इतिहासकारों ने 50 लाख से भी ऊपर बताई है। इसके तुरंत बाद 1899 1900 में भी भीषण अकाल का समय आया। सरकारी प्रयासों के चलते 20वीं शताब्दी में थोड़े अकालों की संख्या में कमी जरूर आई, पर इससे भारत की दरिद्रता दूर नहीं हुई। 1943 में बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष आया। इसका कारण अंग्रेजों की खराब नीतियां ही रही। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बर्मा से चावल का आयात बंद हो गया। अंग्रेजों ने चावल को अपने सैनिकों के लिए सारे चावल को सुरक्षित रख लिया, संरक्षित रख लिया। इसके अलावा उस साल उपज भी बड़ी कम हुई। तो ये एक मानव निर्मित अकाल है, ये प्रकृति निर्मित अकाल कदापि नहीं था। 30 लाख लोग लगभग इसमें मारे गए थे। इस तरीके से इन अकालों के मद्देनजर ढेर सारे अंग्रेजों ने 1880 के बाद कुछ कुछ सुधार करने प्रारंभ किए, क्योंकि ढेर सारे भारतीयों का दबाव भी उनके ऊपर था। तो इसी में सबसे पहले स्मिथ आयोग का गठन किया गया 1860-61 में। तो 1860-61 में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भीषण अकाल आया, उसके कारणों की जांच करने के लिए और समीक्षा करने के लिए स्मिथ आयोग का गठन किया गया। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर 1866-67 में कैंपबेल आयोग आया। तो उड़ीसा में जो 1866-67 में अकाल आया था, उसका अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने यह माना कि अकाल के समय राहत कार्यों की जिम्मेदारी समाज सेवी यानी स्वयं सेवी संस्थानों पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये कथन देकर पूछा जाता है किस आयोग का ये कथन है, तो याद रखिएगा, अकाल के समय राहत कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं सेवी संस्थाओं पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य का भी ये दायित्व होना चाहिए। तो कैंपबेल आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने राहत कार्य में स्वयं भी रुचि ली, परंतु सरकारी सहायता बड़ी अल्प थी। इसके बाद से 1980 में संवैधानिक रूप से एक स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। यही पहला संवैधानिक रूप से बना आयोग था। लॉर्ड लिटन इस समय वायसराय थे। इस आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर यह सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वो राज्य का है। इसने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश भी की। ये भी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसके बाद अकाल कोष बनाने का प्रयास किया। 1880 में सरकार ने अकाल कोष बनाया। इसके लिए 15 लाख रुपए भी सैंक्शन किए, जो कि बीमा और अन्य राहत कार्यों में खर्च होने थे। 1883 में सरकार ने अकाल संहिता भी बनाई। इसके बाद से लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय बने, उनके शासनकाल में लायल आयोग का 1897 में गठन हुआ था, जो कि 1896-97 के भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में सरकार को सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था। आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रस्तुत की थी। सरकार ने आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया गया। तो मैकडॉनल्ड आयोग ने सिफारिश की कि अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए तथा नीतिगत प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की। और छठा जो अकाल आयोग बना है वो जॉन वुडहेड आयोग बना, जो कि 1945 में बना। इस आयोग ने 1945 के अकाल की समीक्षा की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इधर बंगाल में 1943 का भयंकर दुर्भिक्ष भी पड़ा था। तो इन सबकी जांच के लिए, समीक्षा के लिए, जांच न कहिए बस समीक्षा के लिए वुडहेड आयोग का गठन किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आपके स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब बटन है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी और सुधार की ज़रूरत चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम द्वारा हमें सूचित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।